नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 9 सितंबर और जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि सभी खबरें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। महत्वपूर्ण समाचार है दोस्तों, आप लोग सभी खबरें जानिए। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको बताते चले। मध्य प्रदेश उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा एक जोरदार झटका। बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर पूर्व से टिकट लगभग है तय। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को मध्य प्रदेश उपचुनाव से ठीक पहले एक जोर का झटका लगा है। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते चले। ग्वालियर के कद्दावर बीजेपी नेता सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको दोस्तों बताते चले, उनके साथ करीब 300 समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सतीश सिकरवार को कांग्रेस ग्वालियर पूर्व सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। माना जा रहा है कि दल बदल जो मध्य प्रदेश में हुआ है उससे ही नाराज होकर सतीश सिकरवार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। बीजेपी के नेताओं की ओर से उन्हें कई बार मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों सतीश के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा है। वहीं माना जा रहा है कि अन्य नेता भी बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो जल्द ही बीजेपी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो अभी पहला ही झटका लगा है बीजेपी को, अभी और झटके लग सकते हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले दोस्तों। खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो मुस्लिम ड्राइवर की कर दी हत्या। खबर बताते चले आपको। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम ड्राइवर की पीट कर हत्या कर देने का एक मामला सामने निकल कर आया है। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता की मॉब लीचिंग की गई। हालांकि पुलिस इसे एक आपराधिक घटना बता रही है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर मृतक के परिजन का आरोप है कि यह एक मॉब लीचिंग है, वहीं पुलिस कह रही है कि आपराधिक घटना है। जबकि मामला है कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो मुस्लिम ड्राइवर की कर दी गई हत्या। ये खबर उत्तर प्रदेश से दोस्तों निकल के सामने आई। इसी के साथ एक और खबर जानते हैं दोस्तों। मोदी सरकार का एक और जुमला आया सामने निकलकर। बुलेट ट्रेन भी साबित हुई जुमला, कैंसिल हुए टेंडर। अब नया आश्वासन, 2023 नहीं अब 28 से चलेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, खबर जानते हैं क्या कुछ है मामला। बुलेट ट्रेन का भी बंटाधार, ना पता है ना ठिकाना है कब तक चलेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये लोग कभी झूठ बोलने से थकते नहीं है क्या। आपको बताते चले दोस्तों, बुलेट ट्रेन परियोजना मोदी सरकार कहती है एक अहम परियोजना है, लेकिन इसकी तो हवा ही निकल गई। आपको दोस्तों बताते चलें, बुलेट ट्रेन परियोजना कई मोर्चों पर अटक गई है। 2023 में चलने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना को अब 2028 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जाने लगा है। आपको दोस्तों बताते चलें, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह तब बीजेपी की सरकार थी और अब तो गुजरात में सरकार इस समय है भी दोस्तों। ये है इनकी कथनी और करनी का अंतर। एक और जुमला बुलेट ट्रेन साबित हुई है दोस्तों। मोदी सरकार के द्वारा एक बार फिर से भारत की जनता को बेवकूफ बनाया गया है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें इसी के साथ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मोदी जी चला रहे हैं सरकारी कंपनी बेचो की मुहिम। खबर दोस्तों आपको बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। वे जीडीपी, अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। जी हाँ दोस्तों, एक और शर्मनाक प्रयास बताया है राहुल गांधी ने, क्योंकि मोदी सरकार एलआईसी में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो की मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पर रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर को भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एलआईसी में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने वाली है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, मोदी चला रहे हैं सरकारी कंपनी बेचो की मुहिम। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें।
पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करने को दखल से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार, खारिज की याचिका। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर दखल देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर दखल देना चाहिए ताकि उसके मूल्यों पर नियंत्रण हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से बीते मई में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए बढ़ा दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में गिरावट का फायदा भले ही ग्राहकों को नहीं मिला है, लेकिन केंद्र सरकार ने ड्यूटी बढ़ाकर अपने खजाने को भरने में जरूर सफलता हासिल कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी को सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल को लंबे समय से जीएसटी के तहत लाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई भी फैसला लिए जाने के संकेत नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चले, पबजी गेम को लेकर दोस्तों बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने निकल के आ रही है। पबजी ने भारत में बैन हटवाने के लिए चीनी कंपनी टेंसेंट को दिखाया बाहर का रास्ता। हाल ही में भारत सरकार ने कई मोबाइल गेम्स पर बैन लगा दिया था। इसमें लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल था। पबजी की भारत में वापसी हो सकती है। भारत सरकार पबजी से बैन हटा दे, इसके लिए कंपनी ने अपनी चीनी साझेदारी करने वाली कंपनी टेंसेंट से किनारा कर लिया है। पबजी को तैयार करने वाली कंपनी अब चीनी कंपनी टेंसेंट से अलग हो गई है, तो माना जा रहा है कि उसकी भारत में जल्द ही वापसी हो सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार ने भारत में पबजी मोबाइल पर बैन कर दिया है। गेम का कंप्यूटर वर्जन बैन नहीं किया है क्योंकि पबजी पीसी में चीन का स्टेक नहीं है। अब मोबाइल में भी चीन का स्टेक नहीं रहेगा, तो दोस्तों ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जल्द ही पबजी गेम से बैन हट सकता है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें, पीएलए के सैनिकों ने की थी फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, गंभीर उकसावे के बावजूद हमने संयम बरता, ये कहा है भारतीय सेना ने। पूरी खबर आपको बताते चलें दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस संबंध में भारतीय सेना का बयान भी सामने आ चुका है। भारतीय सेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि एलएसी पर भारत जहां तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन स्थिति को तनावपूर्ण बनाने के लिए लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी करके ऑफिशियल तौर पर कहा गया है कि चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जबकि भारतीय सेना संयम बरते हुए है और बातचीत के जरिए हल निकालना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, भाजपा सरकार पर प्रियंका गांधी का वार, बोली यूपी में इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं इज ऑफ डूइंग क्राइम है। जी हाँ दोस्तों, खबर विस्तार से बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कारोबार की सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की लंबी छलांग लगाने की पृष्ठभूमि को लेकर दावा किया कि भाजपा सरकार के तहत राज्य में सिर्फ ईज ऑफ डूइंग क्राइम और ईज ऑफ डूइंग घोटाला है, यानी कि अपराध और सिर्फ घोटाला ही करने की छूट प्राप्त है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताला लगा है, बुनकर करघा बेच रहे हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया कि वास्तव में यह केवल ईज ऑफ डूइंग क्राइम और ईज ऑफ डूइंग घोटाला है, यानी कि आसानी से कोई भी अपराध कर सकता है और घोटाला कर ले, लेकिन योगी सरकार उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार हमला और निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। दोस्तों ये लाइन तो आप लोगों ने बहुत बार ही सुनी होगी, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार कर क्या रही है, सिर्फ इसका उल्टा विपरीत कर रही है। एक एक करके सभी चीजों का निजीकरण, सरकारी कंपनियों का निजीकरण, रेलवे का, बैंकों का। इसी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि एलआईसी का निजीकरण सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का निजीकरण करने को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों की आलोचना की है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि
भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया था। संसद में चर्चा किए बगैर LIC जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी का विनिवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को तथा बीमा कर्मचारियों और निवेशकों के हितों का नुकसान होगा। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले सरकार को इस मामले पर संसद के दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, विपक्ष लगातार निजीकरण को लेकर हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। अगर दोस्तों आप लोग भी LIC के निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, संजय राउत एक बार फिर बने शिवसेना की आवाज। पार्टी ने उन्हें सौंपी है एक अहम जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, शिवसेना ने बताया कि राज्यसभा सदस्य संजय राउत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। गौरतलब है कि कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच कुछ दिनों से जुबानी जंग जारी है। आपको दोस्तों बताते चलें, अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK से करने के बाद राउत और अभिनेत्री के बीच वाक युद्ध लगातार जारी है दोस्तों। इसी के बीच उनकी पार्टी शिवसेना ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है शिवसेना पार्टी का। तो दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर -10.5% कर दिया है। इससे पहले फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। फिच ने कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों में टुकड़ों में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फिच रेटिंग्स के अनुसार ये स्पष्ट संकेत है कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त और असमान रहेगी। तो दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। यहाँ पर दोस्तों आज की ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है U&V TV पर। इन खबरों पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी